अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने पे ऑफ फेज में। पिछले सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लास्ट वीडियो में है, तो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ से हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो हम लोग पे ऑफ फेज की जो बात करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये किस तरीके से फॉर्म हुए थे ये सब आपकी जो है वो पिछली वीडियो में मौजूद है। ठीक है, ये 5th स्टेप है आपका, जिसमें आपके पास इस 5th स्टेप पे ही एक्ट करते हैं आपका ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, जो कि इनको जो है वो रीअरेंज कर देता है और एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसके थ्रू ये आगे भी जो है वो रिएक्शंस में हेल्प कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका पे ऑफ फेज। यहाँ पर आके आपका रिएक्ट करता है ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। इसका वर्ड जो इसका जो नाम है वो बता रहे हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं। डीहाइड्रोजिनेस यानी कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा। ठीक है, अभी जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल निकलेगा वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो यहाँ पर आते हैं आपके NAD। अब NAD क्या करता है? NAD जो है ना वो इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को अपने अंदर ऐड करता है और ये बना लेता है NADH प्लस H। ये क्या करता है? ये फिर जाकर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ATPs प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो इस स्टेप पे जो है वो आपके पास दो NADH प्लस H फॉर्म हो रहे होते हैं, जो कि आगे जाके आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में माइटोकॉन्ड्रिया में आपके ATPs फॉर्म करवा दो। ठीक है, इस स्टेज पे जो है वो यहाँ पर ये वाला ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस एक्ट करता है और इसको फॉर्म कर देता है 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट में। ठीक है, 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट में। अब यहाँ पर जो आपका जो ये है ना 3 फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका फॉस्फेट भी लग रहा है। अब फॉस्फेट कहाँ से आया? फॉस्फेट आपके पास ऐसे आया कि पीछे जो हमने जो ADPs जो बनाए थे, ATP से जो ADP में जो फॉर्मेशन हुई थी, उसका जो ये ADP थे ना, इसके जो मॉलिक्यूल्स जो बच गए थे, जो फॉस्फेट्स रह गए थे, वो यहाँ पर आके आपके ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक फॉस्फेट आपके पास पहले से इसमें मौजूद है। 3rd नंबर पे यहाँ पर हाइड्रोजनेस होगा। हाइड्रोजनेस होने के बाद वो जो स्पेस जो खाली रह जाएगी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी आपके फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, H को रिप्लेस कर देगा फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट की, जो कि आपके ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन के थ्रू होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन और फॉस्फोराइलेशन यानी कि गेन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है आपका 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आके आपका एक्ट करता है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि काइनेज जहां भी होगा इसका मतलब है कि फॉस्फेट जो है वो टूटा है। ठीक है, ATP जो है वो टूटा है या फिर ATP के लिए जो फॉस्फेट है वो वहां से टूट के अलग हुआ है। अब यहाँ पर था आपका 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट, तो जो फर्स्ट कार्बन पे जो आपका फॉस्फेट था ना वो यहाँ से आ गया आपका बाहर, और वो कहाँ जाके ऐड हो जाएगा? वो आपका ऐड हो जाएगा आपके ADP में। ADP में ऐड होगा तो ये आपको बना के देगा क्या? आपका ATP का मॉलिक्यूल। अच्छा, ये दोनों जो साइकिल्स है ना, ये दोनों एक दूसरे के साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, यानी कि दोनों चीजें एक साथ काम कर रही है। अभी जो दो कार्बन जो दो ग्लूकोज लास्ट में जो इन्वेस्टमेंट फेज में जो ग्लूकोज के जो फॉर्मेशन जो हुई थी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, इन दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अलग अलग काम करेंगे लेकिन दोनों पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो है बायफॉस्फोग्लाइसरेट बना। बायफॉस्फोग्लाइसरेट का एक फॉस्फेट आके आपके जो ADP में ऐड हुआ है, ADP से ये ATP फॉर्म होगा, यानी कि एनर्जी करेंसी फॉर्म में। ग्लाइकोलाइसिस होता क्यों है? ताकि एनर्जी की फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एनर्जी फॉर्मेशन फेज। ठीक है, ये आपका होता है दो ATP फॉर्म होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है आपका फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि फॉस्फेट ऐड होगा। ठीक है, अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये कि किसी भी फॉस्फोरिल ग्रुप को सबस्ट्रेट से निकाल के ADP या ADP को दे दिया जाए, जो कि ATP और एनर्जी फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर यही हुआ है। ये देखिए, ये सबस्ट्रेट में से आपका जो है वो फॉस्फेट निकाला गया और दिया गया आपके ADP को, जो कि देन ATP और एनर्जी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे जाके क्योंकि ATP जो है वो आपकी एनर्जी करेंसी है, तो यहाँ पर आपका बन जाता है ये सबस्ट्रेट 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। देन 3 फॉस्फोग्लाइसरेट पर आकर एक्ट करता है आपका फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस।
अभी जो म्यूटेस एंजाइम है ना, ये म्यूटेस कर देगा। म्यूटेस यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप जो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ था ना, उसको कर देगा ये सेकंड कार्बन पे। सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है ना, उसको चेंज कर देगा। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट से ये फॉर्म कर देगा आपका 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट के बाद आपके पास आएगा आपका इनोलेस एंजाइम। इनोलेस एंजाइम क्या करेगा? इनोलेस एंजाइम जो है ना, यहाँ पर आके आपका बना देगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये कैसे बनाएगा? अब ये जो फॉस्फोग्लाइसरेट है ना, इसमें से H2O का मॉलिक्यूल आपका निकाल देगा। ठीक है, अब ये H2O का मॉलिक्यूल कैसे निकालेगा? जो इनोलेस एंजाइम है ना, ये इनोलेस एंजाइम क्या करवाता है? ये करता है क्लीवेज किसी भी एक पार्टिकल, एक एटम की। ठीक है, ये होता है इसका आपके पास एक स्ट्रक्चर जो कि 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, सेकंड पे आपके पास P लगा हुआ है, यानी कि फॉस्फेट लगा हुआ है। ये यहाँ पर जो H और OH है ना, इन दोनों को क्लीवेज करवा देगा और ये निकल जाएगा एस आ H2O। जब ये H2O निकल जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब बन जाएगा इनोलेस एंजाइम के थ्रू, देन यहाँ पर आएगा आपका फाइनल एंजाइम, कौन सा? पायरुवेट काइनेस। ठीक है, अब पायरुवेट काइनेस क्या करेगा? पायरुवेट काइनेस आपके फॉस्फोइनोल पायरुवेट में ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये फॉस्फेट जब ग्रुप निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? आपका पायरुवेट। तो फॉस्फेट ग्रुप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको काइनेस एंजाइम यूज करना पड़ेगा, जो कि फॉस्फेट को निकाल कर आपके दे दे एडीपी को, जो कि देन फॉर्म करेगा आपका एटीपी। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे आके पायरुवेट काइनेस इस पे रिएक्ट करेगा और ये एडीपी को जब फॉस्फेट दे देगा तो ये एटीपी फॉर्म कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा और यहाँ पर हुई आपकी सेकेंड लेवल सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जो हमने पहले भी देखी थी कि क्या होता है। यहाँ पर आके आपके 2 एटीपीस आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी सारा प्रोसेस हुआ ना, इसमें लास्ट में आपका जो मॉलिक्यूल जो बना, जो आपका सबस्ट्रेट जो बना, जो एंडिंग प्रोडक्ट था, वो क्या था? पायरोवेट। अभी पायरोवेट क्या करेगा? पायरोवेट जो है ना, वो आपका एक तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रही होगी तो पायरोवेट जाके आपके लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टेट में कन्वर्ट कैसे होगा? लैक्टेट में कन्वर्ट इस तरीके से होगा कि यहाँ पर आके आपके लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज वर्क करेगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा तो इसमें से जो है ये डिहाइड्रोजिनेज यानी कि हाइड्रोजन का एंजाइम निकालेगा तो ये एनएडी में फॉर्म हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा लैक्टेट। ठीक है, ये होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, जो कि लैक्टिक एसिड फॉर्म कर रहा होता है। उसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रही है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो है ये 2 इथेनॉल यानी कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवा रहा होता है। ठीक है, अगर ये एरोबिक में है पायरोवेट, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही है, मतलब क्या आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा हाइपो ऑक्सीजनेशन में नहीं गई है, तो ये एरोबिक फॉर्म में है आपकी बॉडी। ठीक है, वहां पर ये क्या फॉर्म करेगा? एसिटाइल कोए बनाता है। अब ये एसिटाइल कोए किसके थ्रू बनता है? एसिटाइल कोए जाएगा आपके टीसीए साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में, जो कि देन आपके मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, ये पायरोवेट का काम है। अच्छा, अब ये जितना भी आपका हुआ पे ऑफ फेज और इन्वेस्टमेंट फेज, ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से किस तरीके ये हो तो गई। अब इसमें आपके पास एनर्जी कितनी आई? एनर्जी आपके पास 4 एटीपी आए थे। कहाँ पर? अभी लास्ट हम लोगों ने देखे कि 2 एटीपी यहाँ पर आए और जो है वो 2 एटीपी आपके यहाँ पर फॉर्म हुए। ठीक है, 4 एटीपी आपके फॉर्म हुए। इसके अलावा आपके ये 2 NADH के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे कौन से फेज में? पे ऑफ फेज में। ठीक है, पे ऑफ फेज में आपके ये 4 एटीपीज फॉर्म हुए, 2 NADH के मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। अच्छा, ये मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया था, मैंने समझाते हुए कि एक NADH का मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटीपीज बना सकता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्या होती है, किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH का मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटीपीज बना सकता है। इस हिसाब से आपके 2 NADH के मॉलिक्यूल कितने एटीपीज बने? 6 एटीपीज। तो टोटल आपका गेन क्या हुआ? वो हुआ 10 एटीपीज। ठीक है, लेकिन अब इसका नेट गेन क्या है, यानी कि आपके हाथ कितना आया? अब ये 10 एटीपीज तो हमारे पास आ गए, लेकिन आप याद करें कि प्रिपरेटरी फेज में हमने 2 एटीपीज जो है ना वो इस्तेमाल भी किए थे। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था ग्लूकोज से, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था,
और एक जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना था, तो ये 2 एटीपीज यूज हुए थे। ठीक है, यानी कि ये गेन तो नहीं हुआ, ये तो लॉस भी हुआ। तो उस हम अपने टोटल एटीपीज में से अपना लॉस जब माइनस करेंगे तो हमारे आ गए 8 एटीपीज, यानी कि हमारे इस साइकिल में, इस ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल में 8 एटीपीज की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, यहाँ पर आके हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस था वो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।